कर लीजिएगा। आवाज आवाज सही आ रही ना? देख लीजिएगा, दोबारा ना बुलाना पड़े, है कि नहीं? सही आवाज? मतलब बाद में ना कहना कि आवाज सही नहीं आ रही सर, चेंज कर दीजिए। अब आवाज वगैरह जो भी आपको समस्या लग रही है अभी क्लियर कर लो। पढ़ाएंगे तो उसमें इशू ना बनाना आप लोग। चलिए, तो क्या पढ़े थे हम लोग? मौलिक अधिकार पढ़ लेते ना, क्यों? दिखाइएगा कहाँ तक बता दें मौलिक। आर्टिकल 14 बता दिया था ना, क्यों? चलिए, इसमें कितने लोग ऐसे पहले क्लास वाले, पहला दिन कितने लोग का है, क्यों? आप लोग काफी लोग पहले दिन है। चलिए, ध्यान दीजिए, आपकी नई बैच स्टार्ट होने वाली टीचरों की, तो बैच चली रही हो तो चली रही है, तो फ्रेश बैच स्टार्ट होगी। अगर आप लोग की डिमांड रहेगी सुबह स्टार्ट कर दिया जाएगा, शाम को स्टार्ट कर दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है, पढ़ना आप ही लोग को है। और बाकी जो बैच चल रही है वो चली रही है। तो सारी क्लास वगैरह समझ में आ रही है ना, क्यों? कोई बता रहा था कंप्यूटर वगैरह थोड़ा कम समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए उसके लिए भी बात किया जाएगा बैठ के सर से, तो कोई इशू नहीं रहेगा। सब मिला के ये चीज आप फीस दिए हैं तो आपका पूरा अच्छा खासा चीजें वो बेनिफिट मिलेगा। टेक्निकल में आपका कोई इशू नहीं है। नॉन टेक तो समझ में आ रहा है ना? पोल्ट्री क्यों? मतलब पोल्ट्री भी नहीं आ रही समझ में? चलो तब ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, न समझ में आया तो कोई इशू नहीं, आप टीचर डायरेक्ट बोला करो, क्योंकि भाई आप फ्री में तो पढ़ नहीं रहे हो, आप संस्था में लगभग मान के चलो कि पैसा दियो तब आप पढ़ो, तो आपका एक राइट्स अधिकार है। हमारी क्लास ना समझ में आए तो आप तुरंत बोला करो सर समझ नहीं आ रहा। जब भगन सर की क्लास ना समझ में आए चाहे कंप्यूटर के, आप कहा कि जब आप टीचर की कमियां बताएंगे तब उस चीज को टीचर सुधार करेगा, है कि नहीं? मान लीजिए हम आए उसको बैठ के 1 घंटा पढ़ाने लगे, क्या पढ़ा रहे हैं आपको समझ में ना आए, तो भाई बैठने से हमारे आपको ना समझ में आए तो हम उसको 24 घंटा खड़े पढ़ाएंगे, है कि नहीं? कुछ इशू ना हो आपको। भाई फीस दियो, संस्था की जिम्मेवारी होती है कि आपकी एक सिलेक्शन लेना। आप ईडी आए हैं, एक ईडी की जिम्मेवारी है, टीचरों की जिम्मेवारी है। हमारा कर्तव्य ड्यूटीज है, हर टीचर का ड्यूटीज है कि आपकी मंजिल को कहीं बेहतर तरीके से करे। और प्रयागराज में आपको इससे बेहतर आपको मिलेगा भी नहीं, आप कहीं भी जाएंगे इससे बेहतर आपको अच्छा कंटेंट अच्छा तरीके से पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिलेंगे। तो भी आपको कमी हो कोई भी पूछे स्पष्ट बताया करें, हमारी क्लास का क्यों ना हो, चाहे किसी भी क्लास का, जो आप टीचर की कमियां बताएंगे उसमें टीचर सुधार करेगा, है कि नहीं? तो बाकी टाइमिंग वाइमिंग के लोग लेकर जो 5-10 मिनट क्लास डिले हो रहा है उसको भी सुधार किया जाएगा, उसके लिए परेशान होइए, सब चीजें सही होगी। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो टॉपिक पढ़े हैं तो जिनका पहले क्लास है वो परेशान ना हो। नया बैच स्टार्ट होने वाला 2 से 3 दिन, तब तक आप इसमें पढ़ते रहिए, जैसे नया बैच स्टार्ट होगा आपको शिफ्ट कराया जाएगा। और बाकी रमन सर भी 2-4 दिन में आ जाएंगे, तो रमन सर भी आपकी क्लास लेंगे। अभी तो मान लीजिए भगन से ले लें, है कि नहीं? तो टीचर कहा गया जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चीजें आपको सारे टीचर आपको कहीं पढ़ाएंगे ही, ठीक? तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे, संविधान का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। संविधान का भाग 3 पढ़ रहे थे, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। इस टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार। ये समझिएगा, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे यार, संविधान का भाग 3 यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंदर हम लोग ने जाना था डियर कि क्या क्या टॉपिक कैसे कैसे पढ़ना डियर। तो मैंने बताया संविधान के अंदर हम लोग यानी कि बेसिक पॉलिटी पढ़ चुके हैं, और संविधान का पहला चैप्टर भी पढ़ चुके हैं, दूसरा और तीसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। तीसरा चैप्टर मौलिक अधिकार के बारे में पढ़े थे, और मौलिक अधिकार के अंदर बताया था जो टॉपिक आपको पढ़ना है अधिकार है क्या। इसके बाद मैंने बताया डियर कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इसके बाद बताया था मौलिक अधिकार की विशेषताएं पढ़ना आपको, मौलिक अधिकार की कौन कौन सी विशेषताएं। इसके बाद आपको मानवाधिकार के बारे में पढ़ना है, मानवाधिकार के बाद आपको पढ़ना मानवाधिकार की विशेषताएं पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया कि मौलिक अधिकार है क्या, अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या, मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार की विशेषताएं, इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा दिया। इसके बाद मैंने ये सब चीजें पढ़ाने के बाद कल मैंने आपको जो पढ़ा था संविधान का आर्टिकल 12 पढ़ा था, संविधान का आर्टिकल 13 पढ़ा था। आर्टिकल 13 के बाद हम लोगों ने पढ़ा था 14 से लेकर 18 तक। 14 से 18 तक आर्टिकल को हम लोगों ने कहने की चीजें कल देखा था। मैंने कल बताया था कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी संविधान के आर्टिकल 12 में मैंने बताया था कि राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी राज्य को डिफाइन किया गया कि राज्य है क्या। संविधान के आर्टिकल 12 में कहा गया राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य है क्या उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि राज्य का मतलब बताया था कि वह बॉडी वह संस्था जिसके पास कुछ करने का पावर अथॉरिटी है, वो अपने आप में क्या दिया, राज्य। तो हमने आपको ये भी बताया था किसी भी देश और किसी भी राज्य के लिए 4 तत्व कौन आवश्यक है, जनसंख्या, सरकार, भौगोलिक क्षेत्र, करके आप देखेंगे संपूर्णता दिए। इसके बाद संविधान का आर्टिकल 13 बताया था मैंने आपको कि आर्टिकल 13 में बताया था कि मौलिक अधिकार से असंगत, अधिकार से असंगत तथा उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां, करने वाली विधियां, यानी इसका मतलब बताया था करने वाली विधियां। इसका मतलब बताया था आर्टिकल 13 का कि मौलिक अधिकार सशक्त मजबूत करने की बात की गई, यानी मौलिक अधिकार का मतलब बताया था जो अधिकार संविधान या राज्य के द्वारा प्रदान किया जाए तो ऐसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। जो मौलिक अधिकार का आर्टिकल मैंने आपको बताया था 12 से लेकर 35 तक, तो मौलिक अधिकार जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, लेकिन संविधान का आर्टिकल 12 से 35 तक बना रहेगा, यानी आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकार सशक्त मजबूत करने की बात की गई। इसके बाद आर्टिकल 13 के बाद बताया था आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में बताया था विधि के समय समानता, विधि के समक्ष समानता के बारे में बताता है, यानी आर्टिकल 14 में बताया था विधि के समय समानता, यानी भारत में कानून का शासन है, कानून सबके लिए कुल समान है, कानून की देवी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। मैंने बताया था जैसे प्रकृति कुदरत किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वैसे आर्टिकल 14 किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, और आर्टिकल 14 में विधि के समय समानता की बात की गई। तो मैंने आर्टिकल 12, 13, 14 कल 1 घंटा पूरा इसके बारे में पूरा बेहतर तरीके से एक एक वर्डों को समझा दिया। बस आप इतना जानते हैं कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, आर्टिकल 13 में कहा गया मौलिक अधिकार से संगत उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां, आर्टिकल 14 में किसकी बात की गई, विधि के समय समानता। तो आर्टिकल 12, 13, 14 कोई पूछे बता लिया, बोलो भैया बताओ। आर्टिकल राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में, मौलिक अधिकार से संगत उसका अल्पीकरण करने विधियां,
विधि के समय समानता किस आर्टिकल में? 14 में। क्लियर होना? चलो लिख लो आर्टिकल 15(1) इसके बाद समझा रहे हैं। लिखो आर्टिकल 15(1) हेडिंग डालो, 15(2), 15(3) और 15(4). ध्यान दो, मैंने आपको कहा था कि चाहे आर्टिकल 15(1) का हो चाहे आर्टिकल 15 का हो, दोनों का सेंस एक ही है। तो आर्टिकल 15(1) में लिखिएगा आर्टिकल 15(1), पहले लिखिएगा आर्टिकल 15(1), 15(1) में लिखिएगा। हम आपको आपके वनडे के एग्जाम में केवल 15(1) पूछा जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड एग्जाम देंगे, मैंने आपको बता दिया, जैसे दरोगा देंगे, पीसी देंगे, तो उसमें दरोगा के एग्जाम में 15 दिन पूछा गया था। स्टैंडर्ड एग्जाम में सब क्लॉज पूछा जाता है, लेकिन हम आपको पूरा सब क्लॉज सब पढ़ा रहे हैं, 10 दिन ज्यादा ही पढ़ाएंगे, लेकिन चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, लिखिएगा आर्टिकल 15(1) में, लिखिए इसके तहत, लिखिए इसके तहत राज्य, लिखिए इसके तहत राज्य धर्म, लिखिएगा इसके तहत राज्य धर्म, के तहत राज्य धर्म, राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, यहां पे लिखे दिया, के तहत राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर, इत्यादि के आधार पर, इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। के तहत राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब हेडिंग डालेगा 15(2), हेडिंग डालेगा 15(2), 15(2) में लिखेगा के तहत राज्य, अब हेडिंग डालेगा 15(2), 15(2) में लिखेगा इसके तहत राज्य धर्म, के तहत राज्य धर्म, 15(2) में लिखेगा इसके तहत राज्य धर्म, मूल वंश, के तहत राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, के तहत राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, लिंग, जन्म स्थान, के तहत राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर, इत्यादि के आधार पर, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर दुकानों, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, धार्मिक स्नान घाटों, दुकानों, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, धार्मिक स्नान घाटों, धार्मिक स्नान घाटों, आवागमन के स्थानों, के स्थानों, सार्वजनिक भोजनालयों, सॉरी, सार्वजनिक होटलों, सार्वजनिक होटलों, सार्वजनिक होटलों, आवागमन के स्थानों, सार्वजनिक होटलों, सार्वजनिक कुओं, कुआं, जैसे गांवों में कुआं नहीं होता पानी निकालने वाला, वही सार्वजनिक कुओं इत्यादि के आधार पर, सार्वजनिक कुओं इत्यादि के आधार पर, इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, लिखिएगा आर्टिकल 15(3) मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। लिखिएगा आर्टिकल 15(3), 15(3) लिखिएगा इसके तहत स्त्री तथा बच्चों के लिए, आर्टिकल 15(3) पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके तहत, इसके तहत स्त्री तथा बच्चों के लिए राज्य, इसके तहत स्त्री तथा बच्चों के लिए राज्य, राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, इसके तहत स्त्री तथा बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, के तहत स्त्री तथा बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। चलिए अब हेडिंग डालिएगा 15(4), 15(4) में लिखेगा, लिखिएगा 15(4) में लिखेगा इसके तहत, 15(4) में लिखेगा इसके तहत SC, ST, OBC के तहत, SC मतलब अनुसूचित जाति, ST मतलब अनुसूचित जाति, OBC मतलब अनपिछड़ा वर्ग, इसके तहत SC, ST, OBC के तहत SC, ST, OBC के पिछड़े वर्गों के लिए, के पिछड़े वर्गों के लिए, के पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक एवं, के पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक एवं, सामाजिक एवं शैक्षणिक, ऐसे लिखेगा सामाजिक एवं शैक्षणिक, यहाँ पे लिख दिया सामाजिक एवं शैक्षणिक के आधार पर, सामाजिक एवं शैक्षणिक के आधार पर, सामाजिक एवं शैक्षणिक के आधार पर सरकारी नौकरियों में एवं, सरकारी नौकरियों में एवं शिक्षण संस्थाओं में,
सरकारी नौकरियों में एवं शिक्षण संस्थाओं में, सरकारी नौकरियों में एवं शिक्षण संस्थाओं में, सरकारी नौकरियों में एवं शिक्षण संस्थाओं में कुछ सीटें सीटें सरकारी नौकरियों में एवं शिक्षण, ऐसे लिखेंगे, शिक्षण संस्थाओं में कुछ सीटें राज्य के द्वारा आरक्षित की जाती है। कुछ सीटें राज्य के द्वारा, सीटें राज्य के द्वारा, कुछ सीटें राज्य के द्वारा आरक्षित की जाएगी। कुछ सीटें राज्य के द्वारा आरक्षित की जाएगी, राज्य के द्वारा की जाएगी। लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, की जाएगी। राज्य विधि बनाकर, विधि मतलब कानून, राज्य विधि बनाकर, राज्य विधि बनाकर लागू करेगा, राज्य विधि बनाकर लागू करेगा, राज्य विधि बनाकर लागू करेगा, राज्य विधि बनाकर लागू करेगा। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, यह अनुच्छेद वर्तमान समय में, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखिएगा, यह अनुच्छेद वर्तमान समय में, यह अनुच्छेद वर्तमान समय में आरक्षण का आधार है, आरक्षण मतलब रिजर्वेशन, यह अनुच्छेद वर्तमान समय में आरक्षण का आधार है, आरक्षण मतलब रिजर्वेशन, ऐसे लिखें, आरक्षण का आधार, आधार मतलब बेस होता है, आधार मतलब बेस, आरक्षण का आधार है। वर्तमान समय में यह अनुच्छेद आरक्षण का आधार है। हो गया? अब हेडिंग डालेगा, आर्टिकल 15 लिखने के बाद 16 लिखिए, 5 मिनट लगेगा, 15 16 साथ में समझते हैं। हेडिंग डालेगा 16(1), 16(1) में लिखेगा लोक नियोजन, के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 16(1) में लिखेगा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में हो गया, लिखेगा इसमें, इसके तहत राज्य, के तहत राज्य, के तहत राज्य सरकारी नौकरियों में, के तहत राज्य सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता प्रदान करेगा। इसके तहत राज्य सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता प्रदान करेगा। के तहत राज्य सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता प्रदान करेगा, प्रदान करेगा। अब हेडिंग डालेगा 16(2), 16(2) में लिखेगा, हेडिंग डालेगा 16(2), 16(2) में लिखेगा, 16(2) में लिखेगा इसके तहत राज्य, के तहत राज्य किसी व्यक्ति को, 16(2) में लिखेगा इसके तहत राज्य किसी व्यक्ति को, के तहत राज्य किसी व्यक्ति को, के तहत राज्य किसी व्यक्ति को धर्म कामा मूल वंश कामा जाति, इसके तहत राज्य किसी व्यक्ति को धर्म कामा मूल वंश कामा जाति कामा लिंग, के तहत राज्य धर्म कामा मूल वंश कामा जाति कामा लिंग कामा जन्म स्थान, लिंग कामा जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में, जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में किसी भी तरह, सरकारी नौकरियों में किसी भी तरह भेदभाव नहीं करेगा, सरकारी नौकरियों में किसी भी तरह भेदभाव नहीं करेगा, सरकारी नौकरियों में किसी भी तरह भेदभाव नहीं करेगा। अब हेडिंग डालेगा 16(3), 16(3) में लिखेगा इसके तहत संसद, 16(3) लिखे इसके तहत संसद निवास, निवास मतलब डोमिसाइल होता है, इसके तहत संसद निवास यानी डोमिसाइल, निवास विषयक, विषय मतलब सब्जेक्ट होता है, निवास विषयक कानून बना सकती है। के तहत संसद निवास विषयक, यहाँ पे लिखे निवास विषयक कानून बना सकती है। क्या वो कुछ पूछना क्या? क्या उल्टी हो रही है क्या? जाइए जाइए। इसके तहत संसद, चलिए नीचे बाथरूम है, इसके तहत संसद निवास विषयक कानून बना सकती है। हो गया डियर? लिखेगा 16(4), के तहत संसद निवास विषयक कानून बना सकती है। अब हेडिंग डालेगा 16(4), लिखेगा इसके तहत, 16(4) में लिखेगा इसके तहत, के तहत राज्य के अधीन, लिखेगा 16(4) में लिखेगा इसके तहत राज्य के अधीन, के तहत राज्य के अधीन लोक सेवाओं में, के तहत राज्य के अधीन लोक सेवाओं में अनपिछड़ा वर्ग के अधीन, के तहत राज्य के अधीन लोक सेवाओं में अनपिछड़ा वर्ग, ब्रैकेट में ओबीसी, अनपिछड़ा वर्ग, इसके तहत राज्य के अधीन लोक सेवाओं में अनपिछड़ा वर्ग, ब्रैकेट में ओबीसी का प्रतिनिधित्व न होने पर, का प्रतिनिधित्व न होने पर, का प्रतिनिधित्व न होने पर, का प्रतिनिधित्व न होने पर कुछ सीटें, का प्रतिनिधित्व न होने पर कुछ सीटें राज्य द्वारा, कुछ सीटें राज्य द्वारा आरक्षित की जा सकती है, सीटें राज्य द्वारा आरक्षित की जा सकती है, सीटें राज्य द्वारा आरक्षित की जा सकती है। अर्थात, अर्थात, अर्थात
अर्थात इसके तहत अर्थात इसके तहत अर्थात इसके तहत ओबीसी जातियों को अर्थात इसके तहत ओबीसी जातियों को आरक्षण देने की बात की गई है। अर्थात इसके तहत ओबीसी जातियों को आरक्षण देने की बात की गई है। के तहत ओबीसी जातियों को आरक्षण देने की बात की गई है। लास्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, लास्ट पॉइंट यह अनुच्छेद लास्ट पॉइंट लिखिएगा, यह अनुच्छेद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह अनुच्छेद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पहल से यह अनुच्छेद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहल से संविधान में जोड़ा गया। पहल यह अनुच्छेद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहल से संविधान में जोड़ा गया दैट्स ऑल। अब समझिए डियर, यानी हम लोग संविधान का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तीसरा चैप्टर में हम लोग ने जाना आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 में हम लोग ने जाना कि मौलिक अधिकार से असंगत उसका विकरण करने वाली विधियां। आर्टिकल 14 में जाना विधि के समय समानता, भारत में कानून का शासन है। अब संविधान का आर्टिकल 15 पढ़ने वाले डियर, समझिएगा क्या है आर्टिकल 15। यानी पहला राइट्स अधिकार है जिसका नाम है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हम इक्वलिटी ऑफ राइट्स कहते हैं। समानता का जो आर्टिकल है 14 से लेकर 18 तक है। यानी मैंने आपको बताया, आप याद करिए, मैंने आपको बताया डियर कि जब मूल संविधान बना तो उसमें हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे और प्रेजेंट टाइम कितने अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार। और 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग जाना चाहिए ठीक से। 6 मौलिक अधिकार के अंदर पहला अधिकार हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समानता का अधिकार। और एग्जाम यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि समानता का अधिकार कहां से बीच क्या बताओगे? 14 से 18 तक। और 14-18 में कुल कितने अनुच्छेद क्या बताओगे? 5। जैसे बता दो 14, 15, 16, 17, 18, यानी टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 5। तो समानता का अधिकार में 14 से 18 में कुल कितने अनुच्छेद? 5 अनुच्छेद। तो समानता का अधिकार में तो कैसे इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए हमारे और आपके बीच, उसके बारे में पढ़ने वाले। तो समानता का अधिकार में संविधान का आर्टिकल 14 हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 14 में कहा गया विधि के समय समानता। मैंने बताया भारत में कानून का शासन है, कानून सबके लिए इक्वल समान है, कानून के देवी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वही संविधान का आर्टिकल 15 हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें आर्टिकल 15 में 1 में क्या कहा गया समझेगा। आर्टिकल 15 1 में कहा गया कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पे किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आप देखेंगे डियर आर्टिकल 15 मूवी बनी थी। आर्टिकल 15 मूवी पे इसी बेस पे 2.5 घंटे की मूवी को धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे इस चीज को मॉडिफाई करके दिखाया गया था। तो आर्टिकल 15 में कहा गया कि राज्य धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। यानी राज्य धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। आप किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू धर्म, चाहे सिख धर्म, चाहे बौद्ध धर्म, चाहे जैन धर्म, आप किसी भी धर्म के हो, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। अगर धर्म के आधार पे भेदभाव करता है तो आर्टिकल 15 का उल्लंघन माना जाएगा। जब आर्टिकल 15 का उल्लंघन होगा तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और 226 के तहत कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट जा सकते हो। तो राज्य धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद कहा गया डियर कि मूल वंश के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। यानी दूसरा मूल वंश के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। मूल वंश का मतलब होता है जब 2 भाई अलग होते हैं तो उनसे वंश की उत्पत्ति होती है, उसी को मूल वंश कहते हैं। मूल वंश के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद कहा गया जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। यानी आप किसी भी कास्ट के हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो, जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद कहा गया लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। यानी इसमें मेल और फीमेल के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। यानी पुरुष को ज्यादा बढ़ावा नहीं देगा, ना स्त्री को बढ़ावा देगा। अगर ऐसा करता है तो आर्टिकल 15 1 का उल्लंघन माना जाएगा। इसके बाद कहा गया जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। आप भारत के नागरिक हैं, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जन्म लिए हो, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। अगर भेदभाव करता है तो संविधान के आर्टिकल 15 1 का उल्लंघन माना जाएगा। तो संविधान के आर्टिकल 15 1 में ही कहा गया कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। पूछा जाता है कि संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है जिसमें कहा गया राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? क्या बताओगे? आर्टिकल 15 1। इसके बाद संविधान का आर्टिकल 15 2 में कहा गया कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, आवागमन के स्थानों, सार्वजनिक कुओं इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी राज्य धर्म के आधार पे, दुकानों के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। मूल वंश के आधार पे, दुकानों के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। जाति के आधार पे, भोजनालयों के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। लिंग के आधार पे, होटलों के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। और धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे, आवागमन के स्थानों, सार्वजनिक कुओं के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा इसलिए अनुच्छेद को बनाया गया, जब हम ब्रिटेन के अधीन थे तो हमारे पास कोई राइट्स अधिकार नहीं था। और यहां तक राइट्स अधिकार न होने के कारण आप देखेंगे यहां तक कि हमारे साथ बहुत भेदभाव होता था। संविधान ने ऐसा बनाया गया भारत का कि आने वाला समान, सबके लिए इक्वलिटी, समानता हो, लोगों के साथ कोई भेदभाव ना हो, सबका वर्चस्व बना रहे, हर नागरिक हमारे देश में अच्छे तरीके से जिए।
इसलिए कहा गया राज्य धर्म के आधार पे, दुकानों के आधार पे भेदभाव नहीं, कोई भी दुकान ये नहीं लिखा रहेगा केवल हिंदू धर्म वाले इसमें क्रय विक्रय कर सकते हैं, ये नहीं लिखा रहेगा केवल मुस्लिम धर्म वाले क्रय विक्रय कर सकते हैं, दुकानों के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक भोजनालयों के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, ये नहीं लिखा रहेगा केवल ओबीसी वाले यहाँ पे भोजन कर सकते हैं, जनरल वाले कर सकते हैं, एससी वाले कर सकते हैं, केवल मुस्लिम धर्म वाले कर सकते हैं, ऐसा होता है तो 15(2) का उल्लंघन माना जाएगा। इसके बाद होटलों के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, यानी कोई भी होटल हो ये नहीं लिखा रहेगा केवल कहीं आप देखेंगे केवल यहाँ पे हिंदू धर्म चाहे प्रयागराज के रहने वाले ही केवल होटल पे कहीं क्रय विक्रय कर सकते हैं, यानी खाना वगैरह खा सकते हैं, ऐसा होता है तो 15(2) का उल्लंघन माना जाएगा। इसके बाद आवागमन का स्थान, जो सार्वजनिक आवागमन का स्थान है जहाँ पे रोड वगैरह हैं, लोग आते जाते रहते हैं, वहां भी भेदभाव नहीं, ये नहीं लिखा रहेगा कि यहाँ पे केवल जनरल वर्ग के लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, ओबीसी के लोग आ सकते हैं, केवल हिंदू धर्म के आ सकते हैं, अगर ऐसा होता है 15(2) का उल्लंघन माना जाएगा। हम जब ब्रिटेन के अधीन थे आज से 10 साल 15-20 साल पहले, हमारे पास उतने चापाकल की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, भारत बहुत कहीं आप देखेंगे पिछड़ा वर्ग था, तो कहने की आप देखेंगे यार, तो इसी के अंतर्गत आप देखेंगे पहले कुओं के सहारे से हम लोग कहीं पानी वगैरह को पीते थे, तो कहने की आप देखेंगे कुआं एक हमारा एक सहारा था जिससे हम लोग जल को शुद्ध पानी के रूप में लेते थे, आज तो कुआं आप देखेंगे गड्ढा मुक्त हो गया, कुआं का पता नहीं चलता। तो कहा गया कि केवल कुओं के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जहां पे कुआं वगैरह रहेंगे हर धर्म के और हर लिंग कहीं मूल वंश के लोग कहीं चाहे जाति के आधार पर चाहे लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो 15(2) में यही कहा गया कि राज्य धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, दैनिक जन्म स्थान के आधार पर, दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजन आवागमन के आधारों इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद आर्टिकल 15(3) में कहा गया कि राज्य स्त्री और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। मैंने बताया डियर कि हर आर्टिकल में आप देखेंगे तो अपवाद आपको कहने की एक आर्टिकल मिलेगा, जैसे मैंने आपको आर्टिकल का अपवाद एक बताया था, आप याद करो, संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 तो कहता है विधि के समय समानता, भारत में कानून का शासन है, कानून सबके लिए इक्वल समान है, कानून के देवी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वही संविधान का आर्टिकल 361 बताते कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर पद के रूप में है, अगर कोई भी छोटा अपराध करते हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 361 के तहत संरक्षक प्राप्त है। वही संविधान का आर्टिकल 15(1) कहता है कि राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वही संविधान का आर्टिकल 15(3) कहता है कि राज्य स्त्री के लिए, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो हर आर्टिकल में अपवाद मिलेगा, यानी इसको समाज में स्त्रियों को महत्व देने के लिए, बच्चों को महत्व देने के लिए, यानी कि भारत सरकार ने, संविधान सभा वाले ने स्त्री और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की बात की है। तो पूछा जाता है किस अनुच्छेद कहता है राज्य स्त्री और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, क्या बताओगे? 15(3). आप देखिए संविधान का आर्टिकल 15(4) आरक्षण का है, जो कल आरक्षण के बारे में हम आपको चर्चाएं करेंगे। 15(4) में कहा गया जो सामाजिक रूप से पिछड़ेपन है, सामाजिक मतलब की होता है धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, लिंग के आधार पे, तो पिछड़ेपन है, राज्य सरकार उनको सरकारी नौकरियों में छोड़ दे सकता है। आज जनरल को 10% आरक्षण मिला ईडब्ल्यूएस के तहत, वो 15(4) के तहत मिल रही है। तो बस आप इतना ध्यान दीजिएगा, संविधान के आर्टिकल 15(1) में कहा गया है कि राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, क्या बताओगे? 15(1). इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया। इसके बाद संविधान का आर्टिकल 15 के बाद आर्टिकल 16(1) में कहा गया लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात की गई। लोक नियोजन होता है जनता, नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, यानी लोक नियोजन का मतलब लोक नियोजन होता है जनता, नियोजन मतलब सरकारी नौकरी। हमारे संविधान के आर्टिकल 16(1) में कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में अवसर पाने की समानता, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात की, यानी संविधान के आर्टिकल 16(1) के तहत सरकारी नौकरी पाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी संविधान का आर्टिकल 16(1) राइट्स देता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार समय समय पे अवसर देगा, चांस देगा। अगर हमारे पास टैलेंट रहेगा तो हम देश की सेवा आईएएस बन के करेंगे, अगर हमारे पास टैलेंट रहेगा तो हम छोटी जॉब लेकर सेवा करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, समय समय पे अवसर देगा, चांस देगा। और हमारे संविधान का आर्टिकल 16 राइट्स देता है कि सरकारी नौकरी पाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अभी देखिए टीचर यूपीपीएससी वैकेंसी के लिए धरना हो रहा था, एक बार धरना हुआ, दूसरी बार धरना हुआ, हम अलग से धरना नहीं करते, अलग से मांग नहीं करते, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 16(1) देता है राइट्स। संविधान का आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरियों में अवसर पाने की समानता, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार समय समय पर अवसर देगा, चांस देगा। लेकिन कहां सरकार वैकेंसी दे रही है? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब बनी थी 2018 में, उन्होंने वादा किया था कि हर साल उत्तर प्रदेश में 3000 यूपीएससी वैकेंसी आएगी। 2018 बीत गया, कोई वैकेंसी नहीं आई, 19 बीत गया, कोई वैकेंसी नहीं, 20 में लॉकडाउन लग गया और वैकेंसी का थोड़ा हलचल लिखा और वैकेंसी आई 9514 समथिंग वैकेंसी आई। और यूपीएससी में इतनी धांधली होगी कि 160 में जो मेरिट गई थी 135 यानी प्लस मेरिट जनरल की गई थी। और यूपीएससी के टॉपर्स पूछा गया कि वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां, 12 में बता के 222 बता रहा था। कहने का सेंस है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार से संविधान का हम लोग हक मांग रहे हैं कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, समय समय पर अवसर देगा, चांस देगा। अब देखिए रेलवे की वैकेंसी नहीं आती तो हम लोग ट्विटर अभियान चलाते हैं, हम लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं, सरकार की आलोचना करते रहते हैं। हम कोई अलग से सरकार की आलोचना नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि संविधान का आर्टिकल 16(1) राइट्स देता है आपको, संविधान का आर्टिकल 16 राइट्स देता है कि सरकारी नौकरियों में अवसर पाने की समानता, यानी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उस समय समय पर अवसर देगा, चांस देगा। अगर हमारे पास टैलेंट रहेगा तो हम देश की सेवा, हम कुछ भी जॉब लेकर करेंगे। तो पूछा जाता है यार कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी नौकरी पाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, क्या बताओगे? इसके बाद कहा गया यार 16(1) के बाद कहा गया संविधान का 16(2), संविधान का आर्टिकल 16(2) में कहा गया कि राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग,
जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर सरकारी नौकरियों में किसी भी तरह भेदभाव नहीं करेगा। यानी संविधान का आर्टिकल 16(2) राइट्स देता है कि राज्य जब भी सरकारी नौकरी वैकेंसी लाएगा, चाहे दरोगा की, चाहे यूपीपीएससी की, चाहे जेई की, चाहे कोई भी भर्ती लाए, उसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी आप चाहे किसी भी धर्म को, हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, चाहे जैन धर्म, किसी भी धर्म को, ये नहीं लिख रहा केवल हिंदू धर्म वाले ही कहें कि यूपीपीएससी में जा सकते हैं, पुलिस बन सकते हैं, दरोगा बन सकते हैं। नहीं, अगर ऐसा करता है 16(2) का उल्लंघन माना जाएगा। 16(2) का उल्लंघन का मतलब आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, 226 के तहत कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। इसके बाद कहा कि मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई भी सरकारी नौकरी आती है, चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, उस पर नहीं लिखा रहेगा केवल जनरल ओवर वाले ही केवल उस वैकेंसी में जा सकते हैं, ओबीसी, एससी वाले जा सकते हैं। अगर जाति के आधार पर भेदभाव होता है तो 16(2) का उल्लंघन माना जाएगा। इसके बाद लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप वैकेंसी अगर आती है, जैसे अभी कोई भी वैकेंसी है यूपीपीएससी की, मान लीजिए 300 वैकेंसी टीचर की आती है, उसमें से 10-20% महिलाओं को छूट मिलता है। यानी 300 वैकेंसी के अंदर अगर आप 20 कहने क्या देखेंगे वैकेंसी है, तो नियर अबाउट मान लीजिए 70, 80, 60 वैकेंसियां कहने क्या देखेंगे महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती है। ये नहीं लिखा रहेगा केवल महिलाएं 300 वैकेंसी में जा सकती, पुरुषों ने आ जाएंगे, सबके लिए इक्वलिटी समान होगी। तो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी की वैकेंसी आती है, ये नहीं लिखा रहेगा केवल उत्तर प्रदेश में प्रयागराज रहने वाले, तैयारी करने वाले ही लड़के फॉर्म डाल सकते हैं। ऐसा होता है 16(2) का उल्लंघन माना जाएगा। संविधान के आर्टिकल 16(2) में यही कहा गया है कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद संविधान का 16(3) में कहा गया यार कि संसद निवास विषयक कानून बना सकता है। यानी संसद निवास विषय कानून बना सकता है। यानी केंद्र नियम कानून संसद बनाती है। निवास मतलब डोमिसाइल होता है, विषय मतलब सब्जेक्ट होता है। यानी कोई भी स्टेट अगर आर्टिकल 16(3) को फॉलो कर सकता है। जैसे मान लीजिए बिहार की वैकेंसी टीचर की आई थी, तो पहले वो डोमिसाइल अपने अंतर्गत इंक्लूड किया था राज्य के अंतर्गत। फिर क्या हुआ, नीतीश को सोच के करके उनको ये लगा कि सीएम बनने से काम नहीं, मुझे भविष्य में पीएम भी बनना है, प्रधानमंत्री भी बनना है, तो उन्हें अदर स्टेट को भी लागू कर दिया। यानी बिहार के अंतर्गत भी कहीं वैकेंसिया के अंतर्गत लोग फाइट करने लगे। नहीं तो अगर डोमिसाइल लागू कर देते तो बिहारी के लोग ही उस फॉर्म में हो जाते। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में टीचर की वैकेंसी यूपीपीएससी की आती है, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 16(3) को फॉलो करके डोमिसाइल को लागू कर सकते हैं। केवल उत्तर प्रदेश के लोग ही इस वैकेंसी को फॉलो कर सकते हैं, यानी फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट को अलाउ नहीं है। यही संविधान के आर्टिकल 16(3) में कहा गया केंद्र सरकार निवास विषय सब्जेक्ट को 16(3) के तहत देश में क्या कर सकती है, लागू कर सकती है। तो पूछा जाता है किस आर्टिकल के तहत संसद निवास विषय कानून बना सकती है, क्या बताओगे? 16(3) के तहत। 16(4) के तहत आप देखेंगे ओबीसी जातियों को आरक्षण देने की बात की गई। आज ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है, 16(3) के तहत मिल रहा है, 16(4) के तहत मिल रहा है। क्योंकि तो अनपिछड़े वर्ग हैं, सामाजिक रूप से पिछड़ेपन है, राज्य सरकार उनको सामाजिक रूप से पिछड़ेपन कर सरकारी नौकरी में छूट दे सकता है। यह अनुच्छेद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पहल से संविधान में जोड़ा गया था। तो संविधान के 16(4) के तहत ओबीसी को जातियों को जो 27% आरक्षण मिलता है वो 16(4) के तहत मिलता है। बस आपको इतना ध्यान देना है संविधान का आर्टिकल 16(1) जिसमें कहा गया सरकारी नौकरियों में अवसर पाने की समानता। प्रश्न बनेगा कि किस आर्टिकल में राज्य की परिभाषा दी गई है? 12। किस आर्टिकल में मौलिक अधिकार संगत उसका 13। किस आर्टिकल में विधि के समय समानता की बात की गई है? 14। किस आर्टिकल में राज्य धर्म मूलवंश जाति लिंग के आधार पर 15। और किस आर्टिकल में स्त्री और बच्चों की विशेष प्रावधान की बात की गई है? 15(3). और किस आर्टिकल में सरकारी नौकरी पाना जन्म सिद्ध अधिकार है? 16 के तहत। 12 से लेकर 16 तो कोई पूछे बता लियोगे? बोलो भैया। तो बताओ राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में मौलिक अधिकार संगत उसका करने विधिया विधि के समय समानता किस आर्टिकल में? किस आर्टिकल में राज्य धर्म मूलवंश जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? किस आर्टिकल में स्त्री बच्चों की विशेष प्रावधान की बात की गई? किस आर्टिकल में सरकारी नौकरी पाना जन्म सिद्ध अधिकार है? 16 के तहत। क्लियर हुआ? अब हेडिंग डालिए आर्टिकल 17, लिख लीजिएगा, इसको समझा। देखिए सब टाइम लग रहा है, एक आर्टिकल को समझाने में आधे घंटे 1 घंटे लग रहे हैं, कोई परेशानी, लेकिन आर्टिकल पढ़े रहेंगे तो बहुत चीजें आपको नॉलेज मिलेगा राइट्स अधिकार के बारे में। हेडिंग डालिए आर्टिकल 17, हेडिंग डालिए अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी कहते हैं, जिसको हिंदी में छुआछूत कहते हैं, अस्पृश्यता का अंत। बात समझिएगा यार, इनकी पहली क्लास वो परेशान होंगे कि मुझे कम समझ में आ रहा है, ज्यादा समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, बाकी नया बैच स्टार्ट होगा तो उसमें आप पढ़ेंगे तो शुरुआत समझ में आएगा, है कि नहीं? फिर परेशान न होइए, वो चीजें टॉपिक छुट्टी टॉपिक कंप्लीट कराई जाएगी आपकी। हेडिंग डालिए आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, लिखिएगा डियर, बोले देखिए इसके तहत छुआछूत के अंत का उल्लेख किया गया है। हेडिंग डालिए आर्टिकल 17 में लिखिएगा इसके तहत छुआछूत के अंत का उल्लेख किया गया है। के तहत छुआछूत के अंत का उल्लेख किया गया है। के तहत छुआछूत के अंत का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट लाइन लिखिए डियर, अस्पृश्यता से उपजे, ऐसे लिखिएगा अस्पृश्यता से उपजे, यहाँ पे लिखिए डियर अस्पृश्यता से उपजे किसी भी अस्पृश्यता से उपजे किसी भी निर्योग्यता को लागू करना, निर्योग्यता यहाँ पे लागू लिखे, अस्पृश्यता से उपजे किसी निर्योग्यता को लागू करना, इसका मतलब क्या अभी बताएंगे डियर। अस्पृश्यता से उपजे किसी भी निर्योग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता से उपजे किसी भी निर्योग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध है, इसका मतलब क्या बताएंगे डियर, ठीक। अस्पृश्यता से उपजे किसी भी निर्योग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध है। अब हेडिंग डालिएगा नोट, नोट में लिखिएगा बेसिक चीज, नोट में लिखिएगा कुछ फैक्ट पॉइंट लिखिएगा, नोट हेडिंग डालिएगा नोट, नोट में लिखिएगा संसद के द्वारा, लिखिएगा नोट में, संसद के द्वारा छुआछूत को समाप्त करने के लिए
लिखिएगा संसद के द्वारा छुआछूत को समाप्त करने के लिए, संसद के द्वारा छुआछूत को समाप्त करने के लिए भारतीय संसद के द्वारा छुआछूत को समाप्त करने के लिए भारतीय अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी, संसद के द्वारा छुआछूत को समाप्त करने के लिए भारतीय अस्पृश्यता प्रतिषेध अधिनियम, संसद के द्वारा छुआछूत को समाप्त करने के लिए भारतीय अस्पृश्यता प्रतिषेध अधिनियम, भारतीय अस्पृश्यता प्रतिषेध अधिनियम 1955 का निर्माण किया गया, 1955 का निर्माण किया गया। हाँ, पहले ध्यान सुनो, संसद के द्वारा छुआछूत को समाप्त करने के लिए अस्पृश्यता प्रतिषेध अधिनियम, यानी अधिनियम मतलब एक्ट होता है, प्रतिषेध अधिनियम 1955 का निर्माण किया गया। संसद के द्वारा छुआछूत को समाप्त करने के लिए अस्पृश्यता प्रतिषेध अधिनियम 1955 का निर्माण किया गया, 1955 का निर्माण किया गया। नेक्स्ट लिखिएगा यार, अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा एससी एसटी एक्ट अधिनियम, लिखिएगा अगला पॉइंट, यस संसद के द्वारा एसटी एक्ट, हाँ लिखिएगा संसद के द्वारा एससी एसटी एक्ट अधिनियम, संसद के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम, संसद के द्वारा एससी एसटी एक्ट अधिनियम 1989 1989, संसद के द्वारा एससी एसटी एक्ट अधिनियम 1989 का निर्माण किया गया, 1989 का निर्माण किया गया, 1989 का निर्माण किया गया, जिसे संसद के द्वारा एसटी एसटी एक्ट अधिनियम 1989 का निर्माण किया, जिसे 30 दिसंबर 1990 को, जिसे 30 दिसंबर 1990 को लागू किया गया, 30 दिसंबर 1990 को लागू किया गया। चलिए लास्ट पॉइंट लिखिएगा, उत्तर प्रदेश में हरिजन एक्ट को लागू किया गया, हरिजन, उत्तर प्रदेश में हरिजन एक्ट को लागू किया गया, उत्तर प्रदेश में हरिजन एक्ट को लागू किया गया, हरिजन अधिनियम को लागू किया गया। इस आर्टिकल को समझ लेते हैं हम लोग, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट टाइम बाकी है, इसको समझ के तब आगे कंटिन्यू करते हैं। हरिजन एक्ट को लागू किया गया, हो गया यार, चलिए आप समझ लीजिएगा, 5 मिनट और समझ लेंगे, तब आर्टिकल कल 18 पढ़ाएंगे। चलिए समझिएगा, हम लोग मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 12 में जाने राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकार सत्संगत उसका विकरण करने वाली विधियां, आर्टिकल 14 में हम लोग यहाँ विधि के समय समानता, आर्टिकल 15 में राज धर्म मूलवन जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करें। अभी जस्ट आर्टिकल 16 बताया कि सरकारी नौकरी में अवसर पाने की समानता, यानी 12 से लेकर 16 तक आर्टिकल पढ़ चुके हैं। अब आर्टिकल 17 समझिएगा, आर्टिकल 17 में कहा गया अस्पृश्यता के अंत के बारे में, जिसे हम अनटचेबिलिटी कहते हैं, जिसको अगर शाब्दिक सेंस देखा जाए तो हिंदी में हम इसको कहते हैं छुआछूत का अंत, यानी हमारे संविधान के आर्टिकल 17 में छुआछूत के अंत की बात की गई है, जिसे हम अनटचेबिलिटी कहते हैं। में कहा गया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार किसी भी दलित वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करेगा या किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करेगा, यानी इसमें छुआछूत के अंत की बात की, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर भेदभाव किया जाता है तो संविधान के आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और 2 से 26 के तहत कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। ऐसा इसलिए समाज में बनाए क्योंकि पहले क्या था, पहले लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था, यानी संविधान के पहले आप देखेंगे जब हम अंग्रेज के अधीन थे तो लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था। आज भी आप देखेंगे समाज सोसाइटी में लोग कहीं के भेदभाव की नजर से छोटे वर्ग बड़े वर्ग के साथ कहीं कंपेयर करने लगते हैं। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आप देखेंगे एक दलित परिवार के थे और भारतीय संविधान के जनक थे। जो संविधान बना था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देख बना था, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब स्कूल वगैरह जाते तो उनके साथ टीचर वगैरह भी बहुत भेदभाव होते थे, जो वर्ग रहते थे बड़े उनके साथ भेदभाव होते थे। जब घर पे आते तो मम्मी वगैरह से पूछते थे कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों होता है, तो उनकी मम्मी कहती थी हम लोग दलित परिवार के हैं इसलिए हमारे साथ भेदभाव होता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, इन पे मूवी बनी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि आने वाले समय में हम ऐसा भारत का संविधान बनाएंगे हर वर्ग भेदभाव को दूर करते जाएगा। और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पहल से संविधान के आर्टिकल 17 को जोड़ा गया, इसमें कहा गया कि राज्य हो चाहे केंद्र हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर छुआछूत का उल्लंघन करता है तो संविधान के आर्टिकल 17 का जिक्र किया जाएगा, यानी आर्टिकल 17 का उल्लंघन माना जाएगा। आप देखेंगे जब हम प्राचीन काल से ही जब हम ब्रिटेन के अधीन थे तो हमारे पास तो भेदभाव होता ही था। अंग्रेज अपने हिसाब से देश को चलाते थे, अंग्रेज हिसाब से भेदभाव करते थे। हमारी मनुस्मृति में कहा गया था कि ब्रह्मा के मुंह से निकले ब्राह्मण, इनका काम है केवल मंत्र जाप करना, और ब्रह्माओं के भुजाओं से निकले क्षत्रिय, इनका काम दूसरों की रक्षा करना, और ब्रह्मा के पेट से निकले बनिया व्यापार, इनका काम है केवल बिजनेस व्यापार करना, और ब्रह्मा के पैर से निकले दलित वर्ग, इनका काम है केवल साफ सफाई करना। तो हमारे कहने के आप देखिए प्राचीन काल से ही मनुस्मृति में भेदभाव आने जा रही थी। इसी भेदभाव को दूर करने के लिए संविधान के आर्टिकल 17 को जिक्र किया गया, जिसमें आर्टिकल 17 में कहा गया किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव किया जाता है तो संविधान के आर्टिकल 17 का उल्लंघन माना जाएगा। हमारे संविधान को बनकर लागू हुआ था, मैंने आपको बताया था पूर्णतः कंप्लीट रूप से 2650 को हुआ था। और अस्पृश्यता पे नियम कानून को संविधान मौलिक अधिकार दिया गया, लेकिन पूर्णतः आप देखेंगे इस पे जिक्र नहीं किया गया। और अस्पृश्यता पे सबसे पहले नियम कानून बना था 1955 में बना था, यानी भारतीय प्रतिषेध अधिनियम 1955 का निर्माण किया गया। तो पूछा जाता है कि भारतीय प्रतिषेध अधिनियम यानी अस्पृश्यता पे सबसे पहले नियम कानून कब बना था, 1955 बना था। इसके बाद हमारे अंतर देश में धीरे धीरे जैसे सरकार बनने लगे, इस पे और नियम कानून कठोर को जिक्र करके इस पे और मजबूतियों से बनाने लगी।
और आप देखेंगे दलित परिवार को कहीं मजबूत बनाने के लिए कहीं भारत सरकार ने एससी एसटी एक्ट अधिनियम 1989 का निर्माण किया गया। कहा गया अगर एससी एसटी एक्ट के साथ अगर कोई भी वर्ग अगर दलित वर्ग के साथ अगर भेदभाव करता है तो अगर एससी एसटी एक्ट लग जाएगा तो उसके कहने क्या देखेंगे उसकी जमानत कहने क्या देखेंगे उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, उसको 2 साल कारावास 1 लाख का जुर्माना लगेगा। तो एससी एसटी एक्ट अधिनियम एससी एसटी को भेदभाव दूर करने के लिए मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने एससी एसटी एक्ट अधिनियम 1989 का निर्माण किया और जिसे आप देखेंगे डियर 30 दिसंबर 1990 को पूरा भारत के राज्य क्षेत्र में लागू कर दिया गया। तो पूछा जाता है यार कि एससी एसटी एक्ट अधिनियम कब निर्माण किया गया था 1989 को, इसे भारत के राज्य क्षेत्र में कब लागू किया गया 30 दिसंबर 1990 को। आप देखिए यार हमारे अंदर उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी, उन्होंने हरिजन एक्ट को लागू किया। ये हरिजन का मतलब क्या है? हरि मतलब जनता होता है, जन मतलब भगवान। तो गांधी जी ने कहा कि जो हमारे एससी एसटी के लोग हैं ये हरिजन है यानी भगवान के लोग हैं, इनको हमारा सम्मान करना चाहिए, हमारे देश में रहते तो हमें गौरव महसूस करना चाहिए। और हरिजन एक्ट कहने जैसे गांधी जी लिए और गांधी जी के प्रति कहने आप देखेंगे हरिजन जो एससी एसटी लगते वो गलत भेदभाव करते थे, कहने कि वो सोचने लगे हम लोग के साथ भेदभाव होता है, गांधी जी और हमें हाईलाइटेड करती है। और अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं जो एससी एसटी एक्ट होते हैं कहने कि जो हरिजन लोग होते हैं वो कहने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूजा करते हैं, क्योंकि उस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूजा करने का रहस्य इसलिए था क्योंकि उनको समाज में रहने की वैल्यू दिया और यहाँ तक उनको राइट्स अधिकार दिया। आज हमारे दलित परिवार है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के देने जो आज समाज में राइट्स अधिकार को कारण है अपने अधिकार को लड़ते हैं, इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भगवान की तरफ मानते हैं। गांधी जी की आलोचना इसलिए करते हैं कि उन्होंने हरिजन एक्ट को लागू किया, उनके साथ जैसे भेदभाव होता था जैसे हरिजन एक्ट को लागू किया कहने कि आप देखेंगे गांधी जी ने इन नाम को प्रोवाइड किया और भेदभाव होने लगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में जब मायावती सरकार बनी उन्होंने हरिजन एक्ट लागू किया, कहा कि अगर एससी एसटी के साथ कोई अगर यानी कि जिक्र करता है अगर भेदभाव करता है अगर उस पर हरिजन एक्ट लग जाता है उत्तर प्रदेश सरकार उससे दंडनीय कार्रवाई करेगी। इसलिए कहने कि एससी एसटी के एक्ट पर मजबूती किया गया क्योंकि जो दलित परिवार के लोग हैं वो मजबूतियों से उभर कर अपने राइट्स अधिकार को लिए हर वर्ग समान इक्वल हो, इसलिए केंद्र सरकार राज्य सरकार इस पर नियम कानून बनाए। तो संविधान के आर्टिकल 17 में ही कहा गया और स्पष्टता के अंत की बात की गई, कहा गया किसी भी दलित वर्ग के साथ या किसी भी वर्ग के साथ अगर भेदभाव किया जाता है तो आर्टिकल 17 को उल्लंघन माना जाएगा। और हमारे संविधान के आर्टिकल 17 में नियम कानून बना था और स्पष्टता पे सबसे पहले कब बना था 1955 बना था। और एससी एसटी एक्ट अधिनियम कब निर्माण किया गया 1989 और इसे भारत के राज्य क्षेत्र में कब लागू किया गया 30 दिसंबर 1990 को। तो कैसे याद करो 17 में सारा स्पष्टता में सारा और आर्टिकल 17 में किसका उल्लेख किया गया और स्पष्टता को उल्लेख। 17 कोई पूछेगा आर्टिकल बता ले जाओगे, बोलो भैया तो बताओ किस आर्टिकल में राज्य की परिभाषा दी गई है, किस आर्टिकल मौलिक अधिकार से संगत उसका विकरण करने विधिया विधि के समय समानता किस आर्टिकल में, किस आर्टिकल में राज धर्म मूलभूत जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, किस आर्टिकल में स्त्री बच्चों को विशेष प्रावधान की बात की गई, किस आर्टिकल में सरकारी नौकरी में अवसर पाने की समानता, किस आर्टिकल में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है और अस्पृश्यता सबसे पहले नियम कानून कब बना था, एससी एसटी एक्ट अधिनियम कब निर्माण किया गया था, इसे भारत के राज्य क्षेत्र में कब लागू किया गया 30 दिसंबर 1990। क्लियर हो ना? चलिए टाइम हो गया, बाकी जिनकी पहली क्लास परेशान हो नया बैच स्टार्ट होगा शुरुआत से पढ़ाएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा थोड़ा कम आएगा लेकिन चीजें कंप्लीट रूप से समझ में आएगी। आपको जो भी समस्या हो आप निश्चिंत बोला करिए क्योंकि आप संस्था के हैं और आपका राइट्स अधिकार है कि नहीं, सही को सही गलत गलत बोलना। क्या करें उत्तर प्रदेश में जब मायावती की सरकार थी डेट क्या उत्तर प्रदेश मायावती की सरकार थी जब बनी उसी समय लागू किया गया, एग्जैक्ट डेट देख लीजिएगा। क्लियर होगा कि नहीं? ठीक चलिए नेक्स्ट कल पढ़ते हैं।